अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद एंड वेलकम बैक टू एनएस कम्पिटिटिव हब। कंटिन्यू करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस को ही। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है पीएमएस के अंदर, उसका जो पहला टॉपिक है दैट आर द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। सीएसएस के अंदर ये टॉपिक हमारे एडिट नहीं है, लेकिन पीएमएस के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल जो है कॉन्सेप्ट्स हमारे पास कितने तरह के हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो दो तरह के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे पीएमएस के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, नंबर 1 इज़ बिहेवियरिज्म एंड नंबर 2 इज़ फंक्शनलिज्म। इन दोनों को हम देखते हैं और देखते हैं कि इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर ही पूछा जाता है या करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि क्या बिहेवियरिज्म क्या है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर और आपका फंक्शनलिज्म क्या है। तो बिहेवियरिज्म जो है 20th सेंचुरी के अंदर जो है एक हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन ने जो है वो ये फिलॉसफी जो है कॉन्सेप्ट जो है इमर्ज किया इन द फेस ऑफ अर्थ। डेविड ईस्टन जो है 1917 में पैदा हुए, 2014 में उनकी डेथ हुई और 1953 में बेसिकली उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से एक बुक पब्लिश की जिसके अंदर उनकी जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है वो एनश्राइंड है। और बिहेवियरिज्म जब उन्होंने दिया तो उसके बाद अब हमारे पास पोस्ट बिहेवियरिज्म और न्यू बिहेवियरिज्म भी आ जाता है, लेकिन सिलेबस हमें कन्फाइन करता है टू द बिहेवियरिज्म ओनली। तो हम देखेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या है। बिहेवियरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस कंटेम्प्रेरी जो है टाइम में जाना पड़ेगा जब डेविड ईस्टन इसके ऊपर काम कर रहे थे। 100 साल पहले जो है पॉलिटिकल साइंस को एक कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं समझा जाता था और एक डिबेट चल रही थी कि आइदर इट इज़ एन अप्लाइड साइंस और इट इज़ अ ट्रू साइंस, तो या सोशल साइंस है, तो मतलब है क्या पॉलिटिकल साइंस। तो डेविड ईस्टन ने जो है इसके ऊपर काम शुरू किया और कहा कि ये प्रूव करने की कोशिश की कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल साइंस जो है इट हैज़ एमर्ज्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ पॉलिटिकल सोशल साइंसेज एंड द अप्लाइड साइंसेज। वाई इज दैट सो? उसी को हम देखते हैं कि आपने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को ख़त्म करके एम्पेरिकल अप्रोच को लाने की ज़रूरत है। मतलब कि ट्रेडिशनली हम चाहे नॉर्म्स के ऊपर चल रहे हैं, कस्टम्स के ऊपर चल रहे हैं, रिलीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब जो रैशनल अप्रोच है, जो दिमाग को समझ आती है, जो लॉजिकल बात हमें लगती है, इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है पॉलिटिकल साइंस के अंदर एज वेल एज इन द पॉलिटिकल सर्कल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले फोकस ये रखा कि मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच को कन्वर्ट करना है किसके एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर, ताकि हर कोई पॉलिटिक्स को एम्पेरिकली रैशनली थिंक करे और पॉन्डर अपॉन करे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है आके जो बात शुरू की वो इस डोमेन के ऊपर की कि हम पॉलिटिकल साइंस जो है वो ट्रू साइंस है या सोशल साइंस है या अप्लाइड साइंस है। तो इसके अंदर इन्होंने जब डिबेट शुरू की तो इन्होंने बताया कि the political science must be the combination of social science and applied science. Why is that so? क्योंकि social science का जो focus होता है वो होता है human being and its relation and its interaction with the environment and the people in the environment. तो इसको हम कहते हैं social science। जो applied science होते हैं, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ है, वो फोकस करती है हमारे डाटा के ऊपर। हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के ऊपर हम कोई ना कोई नए लॉज या हाइपोथेसिस या कोई ट्रूथ जो है वो डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो उसने कहा इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ सोशल साइंस एंड अप्लाइड साइंस। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज इन पॉलिटिकल साइंस आवर फोकस पॉइंट इज ह्यूमन बीइंग। हम इंसान को देख रहे हैं कि वो कैसे रिएक्ट करता है एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 इज डाटा। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा की बेस के ऊपर हम रिसर्च जो है कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर सोशल साइंसेज एंड अप्लाइड साइंस। एंड फ्रॉम हेयर ही टूक हिज स्टांस बैक टू द कि अब हमें एम्पेरिकल सोच की ज़रूरत है, रैशनल सोच की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बड़े ध्यान से ये देखना है कि किन ह्यूमन बींग्स का हम डाटा ले रहे हैं और कितना डाटा ले रहे हैं। क्या हम 4 बंदों का डाटा ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, या हम 4000 बंदों का डाटा ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। दोनों के डाटा के अंदर डिफरेंट होगा, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस होगा और हमने कलेक्टिवली एक नॉर्मल अटेनमेंट की तरफ जाना है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो इनॉग्रेट करना है, इंसेप्ट करना है, जिसके ज़रिए हमारे पास कुछ सेट प्रिंसिपल्स मिल सकें कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कैसा बिहेव करना चाहिए। तो इन द बिहेवियरिज्म थ्योरी इज ऑल अबाउट दैट हाउ अ पॉलिटिकल सिस्टम शुड बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। ठीक हो गया? हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम शुड बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पे हो जाता है कि पॉलिटिकल साइंस को अब मेच्योर होने की जरूरत है। मेच्योर कैसे होगा? जब वो अपने अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जो है अकोमोडेट करेगा। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के जो भी तरीकेकार है, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इन सब मेथड्स को इंटरनलाइज करने की जरूरत है, उनको यूज करने की जरूरत है। और जब आप इनको यूज कर लोगे तो आपका फोकस किसी पे होगा? एम्पिरिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स। पॉलिटिकल एक्टर्स आपके पॉलिटिकल
जो हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके सिटीजन्स भी हो सकते हैं, उनका बिहेवियर हमने चेक करना है, उनका बिहेवियर हमने ऑब्जर्व करना है। कैसे? एम्फेरिकली, मतलब कि विदाउट कंसीडरिंग एनी इमोशंस, एनी बायसनेस, any affiliation, we have just to focus the behavior of those political actors empirically, कि दिमाग इस behavior के बारे में क्या करता है। मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, लोग करप्शन की तरफ और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, लोग जो हैं वो इन दोनों से अपने आप को दूर लेकर आ रहे हैं तो क्यों लेकर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों का, हर एक्टर का आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो बिहेवियर है उसको एम्फेरिकली सर्च करने का नाम है बिहेवियरिज्म। आई गेस आई एम लाउड एंड क्लियर। इसको मूव करें। अब यहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था शुरू के अंदर, डिमांड्स एंड डिसीजंस, ठीक है। उसके अंदर हमने एक ग्राफ बनाया था कि कैसे चीज़ें जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं। हमने देखा था कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम एंड ट्रेन किया जाता है। टेम एंड ट्रेन करने के बाद पब्लिक ओपिनियन जब कंबाइन हो जाता है एक एमलगेमेशन की फॉर्म के अंदर, वो डिमांड बनता है। डिमांड जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम उस डिमांड को एनालाइज करता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर डिसीजंस देता है। और डिसीजंस को जो है हम आउटपुट कहते हैं और वो लॉज या पॉलिसी की फॉर्म में हो सकते हैं। ये हमारा सारा एक कंसेप्ट है कि हाउ डिमांड्स एंड डिसीजंस वर्क और इन चीज को कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है। अब वहां पे हमारा जो फोकस था उस टॉपिक के अंदर, दैट वाज द डिमांड्स एंड डिसीजंस के ऊपर था। यहां पर हमारा जो फोकस है, जो डेविडेशन कहते हैं, वो कहते हैं कि जब ये डिमांड आपके पॉलिटिकल सिस्टम में गई, ठीक है, जब ये डिमांड आपके पॉलिटिकल सिस्टम में गई तो उस वक्त आपके पॉलिटिकल सिस्टम को कैसा बिहेव करना चाहिए, उस डिमांड को लेकर आपके पॉलिटिकल सिस्टम को कैसा बिहेव करना चाहिए, किन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखना चाहिए, कैसा रिएक्शन या रिस्पॉन्स देना चाहिए, इसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। वहां पर हमने इन दो चीजों का देखा था कि डिमांड्स कैसे बनती हैं, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। यहां पर हमारा फोकस होगा इस चीज के ऊपर कि जब आपकी डिमांड्स जो है वो इनपुट की जाते हैं, देन इनपुट रिसीव होती हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम को, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके ऊपर कैसा रिएक्शन देता है, उसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। हाउ आवर पॉलिटिकल सिस्टम बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस इज बिहेवियरिज्म। इसी को हमने देखना है, इसी को एक्सटेंशन है। जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं तो उनके सिलेबस का पार्ट है ये पूरी चीज, डिमांड, पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिसीजन एज अ सिस्टम थ्योरी। इस पूरे सिस्टम को सिस्टम थ्योरी कहते हैं और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोपोनेंट ऑफ सिस्टम थ्योरी के ये जब सारी बातें बताई गई हमें, तो इसी को एडअप करके आने वाले वक्त के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने सिस्टम थ्योरी जो है वो प्रोपोनेंट की कि हाउ अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शुड वर्क। एक गवर्नमेंट का, स्टेट का सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, तो उन्होंने सिस्टम थ्योरी दी थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीधा 8-10 प्रिंसिपल्स हैं बिहेवियरिज्म के, जो कि बताते हैं कि जब एक पॉलिटिकल सिस्टम को डिमांड रिसीव हुई है तो अब उसने कैसा बिहेव करना है। तो सबसे पहले है सिस्टेमिक अप्रोच। सिस्टेमिक अप्रोच क्या है कि आपने यहाँ पर जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एज अ होल लेकर चलना है, बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर नहीं लेकर चलना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड वसूल होती है कि जनाबे वाला के नए डैम बनाए जाएं। फॉर एग्जांपल डिमांड, डैम्स की जो है डिमांड वसूल होती है। अब क्या है, सिंध के लोग कहते हैं हमने नहीं बनाने, कालाबाग डैम हमारे लिए नुकसानदेह है। पंजाब के लोग कहते हैं कि हमने बनाने हैं, केपी के कहते हैं बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी पार्लियामेंट के अंदर तो चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं ना, तो हमें चारों का कंबाइंड जो है एक कंसेंसस चाहिए इस डिमांड के ऊपर कि हमारे लिए बेहतर क्या है, ना कि हम बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर डिवाइड होकर कहेंगे मैं नहीं इजाजत दूंगा, वो कहेगा मैं भी नहीं दूंगा, वो कहेगा मुझे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। इस तरीके से नहीं, कभी भी कोई भी डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम को जब रिसीव होती है तो उसने एज अ नेशन उसको टेकअप करना है कि हमने अब इस इशू को कैसे बेहतर अंदाज के अंदर ट्रांसलेट करना है डिसीजंस या पॉलिसी या लॉज के अंदर, या नहीं करना, इसको रिजेक्ट करना है। क्या भी करना है, एक यकजा होकर विदाउट एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद कंसेंसस विद ईच अदर, इन सब मामला को देखते हुए हमने उसके ऊपर क्या करना है, रिएक्शन देना है। तो जब भी कोई डिमांड वसूल हुई है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो आपकी जो पार्लियामेंट है, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको सिस्टेमिक अप्रोच अटेन करनी चाहिए। मतलब एज अ होल उस मामले को देखना चाहिए, अपने आप को तो फर्के का शिकार नहीं बनाना चाहिए। क्लियर? गुड। नेक्स्ट इज योर एम्पेरिकल फोकस। एम्पेरिकल फोकस के अंदर बात करते हैं कि कोई भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या मिस्ट्री
कंडीशंस ना हो। मतलब जब भी आपके पास डिमांड्स आई हैं तो आपने वहां पर एम्पिरिकल फोकस रखना है उन डिमांड्स के ऊपर। एम्पिरिकल क्या कहते हैं? लॉजिकल। कि आपने लॉजिकली देखना है कि वो जो चीजें हैं वो कैसे टेम एंड ट्रेन हो रही हैं, और क्या ये जो डिमांड हमारे पास आई है आइदर इट फोकसेस मोर ऑन इमोशंस, या ये हमारे पास वाकई एक लॉजिकल डिमांड जो है वो उसकी शक्ल में मौजूद है। मतलब कि अगर आपके पास कोई डिमांड आती है वुमेन राइट्स या फेमिनिज्म के उसके अंदर, तो आपने ये देखना है कि क्या ये इमोशनल डिमांड है या रैशनल डिमांड है। क्या इस डिमांड को पूरी कौम को फायदा होगा, या ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट को जो है बेनिफिट देने के लिए जो है फ्रेम आउट की जा रही है। इन सब चीजों को देखेंगे जब हम, तो दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फोकस। कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम की ये जिम्मेदारी है, ये बिहेव उसको होना चाहिए कि डिमांड के ऊपर उसने एम्पिरिकल फोकस रखना है, लॉजिकली सोचना है, इमोशनली नहीं सोचना या बाइज्ड होकर नहीं सोचना। ठीक है। नेक्स्ट इज अवर वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल के अंदर हम बात करते हैं कि जब भी आप जो है किसी डिमांड के ऊपर कोई डिसीजन लेने की बात आएंगे या प्रोसेसिंग स्टार्ट करने लगेंगे, तो आपकी अपनी डिजायर्स क्या हैं, आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं, उनको आपने साइडलाइन करना है। वैल्यू न्यूट्रल यानी यू शुड बी न्यूट्रल ऑन इट। कि आपकी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने कब्जा माफिया से जमीनों को छुड़वाना है। अब उस कब्जा माफिया के अंदर क्या है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की जमीनें भी आ रही हैं जो उस कब्जे माफिया का पार्ट है, हमने उससे जमीन छुड़ानी। तो अब यहाँ पे जब हम एक्शन लेंगे, हम जब कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो हमने ये नहीं करना कि यार जिनके ऊपर हमारे पॉलिटिशियन का कब्जा उसको रहने दो और जिन पर बाकी किसी भी आवाम का कब्जा है तो उसको छुड़वा दो। ऐसे नहीं करना। आपकी अपनी डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी क्या है उसको साइडलाइन करके आपने न्यूट्रल होकर एक डिमांड के ऊपर एक बिहेवियर शो करना है, एक रिएक्शन देना है। दैट इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म। कि जब पॉलिटिकल सिस्टम के पास डिमांड आए तो उसके अंदर वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो साइडलाइन हो और आपने कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट को देखते हुए डिसीजंस लेने हैं, लॉज बनाने हैं या पॉलिसी बनानी है। नेक्स्ट इज अवर ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम की बात हम जब करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए और सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ जैसे इंटरेक्ट करना चाहता है वैसे इंटरेक्ट करने दिया जाना चाहिए। मतलब कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ एनी डिमांड, कोई डिमांड हमारे पास आई है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान भी आपने इंटरेक्ट करना है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, मतलब कि सिटीजन्स के साथ। और ये प्रैक्टिस आपके फ्रांस के अंदर और यूके के अंदर होती है कि अगर कोई आपकी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जब लॉज बना रही होती है तो वो इन हाउस सेशंस रखती है जिसके अंदर वो अलाउ करती है उन लोगों को जो उस लॉ के प्रोपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ डिटेल एग्जांपल। अगर एक हमारे पास ग्रुप है जो कि बढ़ चढ़कर वुमेन राइट्स की बात कर रहा है, अब लेजिस्लेटिव ने टेकअप किया ये मामला कि वुमेन्स को हमने कौन कौन से राइट्स देने हैं, वोट का राइट देना है, नहीं देना, उनको राइट टू जॉब एंड मैनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अंदर क्या होगा, जो उस प्रोटेस्ट के प्रोपोनेंट्स होंगे, लीडर्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा जी हमने सेशन रखा है, हम आपस में डिबेट एंड डिस्कशंस करेंगे, आप भी हाजिर हो वहां पर, ताकि हमारी डिबेट एंड डिस्कशन के अंदर अगर कोई लूप होल रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, तो आपका जो बाहर बैठा हुआ जो लीडर है उस डिमांड को जो लीड कर रहा है, उस पब्लिक ओपिनियन को जो लीड कर रहा है, वो वहीं पे हमारे पास क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सके, क्रॉस आंसरिंग भी कर सके। इसको कहते हैं आपके ओपन सिस्टम्स। कि आप जब एक रिएक्शन शो कर रहे हैं, एक बिहेवियर शो कर रहे हैं टुवर्ड्स एनी डिमांड, तो यू शुड बी ओपन टू इट। कि आपने अपनी मर्जी से उस डिमांड को टेकअप करके उसके अंदर चेंजेस नहीं लेकर आनी, बल्कि जो लोग उसको लीड कर रहे हैं, जो अवाम उसके ऊपर कहना चाह रही है, आपने उन सब बातों को कंसीडर करते हुए उस चीज को आगे लेकर चलना है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम्स। कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम का बिहेवियर क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, उसको अपने आप को किसी स्पेसिफिक वॉल के अंदर कन्फाइन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अवर अडेप्टेशंस। कि आपका जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है इट शुड बी अडेप्टेबल, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितनी भी न्यू चेंजेस हमारे माशरे के अंदर आ रही हैं उसके अंदर उसको पॉजिटिवली टेकअप करना चाहिए। मतलब कि हम बात करें कि जैसे कि अब हम बात आजकल चल रही है र्यूमर के जनाबे वाला, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ मूव करना चाहिए। अब ये क्या है, इसको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपने क्या की, अपने आप की फ्लेक्सिबिलिटी शो की। तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम की जो डिमांड आ रही है, चाहे वो जितने ही ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे जितनी ही फंडामेंटल हो या जितनी भी मॉडर्न हो, आपने उसको अडॉप्ट करना है टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप देखते हैं कि जिसकी वजह से सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो डिसरप्ट ना हो, तो उस तरह की डिमांड्स के ऊपर आप अपना वर्किंग जो है एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ उसको टेकअप करेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपके वेस्ट के अंदर आज से अगर 100 साल पहले चले जाएं तो वहां पर जो LGBT थे दैट वाज अ सिन,
एंड अ क्राइम आल्सो। तो वहां पर जो भी बंदा LGBT के अंदर इन्वॉल्व होता था तो उसको फांसी दे दी जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि 10-20 साल 30 साल हम आगे गए तो उसको फांसी की सजा कम करके उसको 10 साल कैद की सजा दे दी गई। फिर 10-15 साल आगे आ जाएं तो 10 साल कैद की 5 साल कैद की सजा आई। फिर आगे आ जाएं 10-15 साल तो वहां पे हमने सिर्फ जुर्माना आयद करना शुरू कर दिया। और अब वो वक्त आ गया है सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर कि हम कह रहे हैं LGBT आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी और इनका हक है और उनको राइट्स देने चाहिए। और लॉज बाकायदा आपकी स्टेट्स में आने लगे कि LGBTs आर अलाउड एंड दे आर फ्री टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर माइंड। अब ये क्या है? दिस इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन कि हमने अडेप्ट किया है। आपको पॉलिटिकल सिस्टम ने डिमांड के हिसाब से चीजों को अडेप्ट करना शुरू किया। देन अवर फीडबैक लूप यहाँ पे बना हुआ है कि अगर कोई ऐसी डिमांड या पॉलिसी या लॉ बन जाता है जो अवाम रिजेक्ट कर देती है और कहते हैं दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस, तो वो दोबारा रिजेक्ट होने के बाद फीडबैक लूप के जरिए दोबारा पब्लिक ओपिनियन बनेगा। पब्लिक ओपिनियन से दोबारा इनपुट की फॉर्म में डिमांड से दोबारा सिस्टम में जाएगा, फिर सिस्टम उसको एनालाइज करेगा, फिर उसके ऊपर पॉलिसी ला बनाएगा। दिस इज द फीडबैक लूप। तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम का ये बिहेव होना चाहिए कि वो फीडबैक लूप के ऊपर भी अपने आप को अडेप्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए कि अगर आपने कोई लॉ बना ही दिया है और आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो देयर शुड बी अ फीडबैक लूप। ये बिहेव होना चाहिए आपके पॉलिटिकल सिस्टम का। देन वी फोकस ऑन द डिसीजन मेकिंग कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि उन्होंने डिमांड्स को फोकस में रख के डिसीजंस लेने हैं, मतलब पॉलिसी या लॉ बनाने हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज नहीं करने, जानबूझ के अपनी मर्जी से लॉ नहीं बनाने, बल्कि हमेशा अपने डिमांड्स को जो है फोकस में रख के लॉ मेकिंग करनी है। देन यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स कि आपने क्या करना है, सर्वेस करवाने हैं उस चीज के ऊपर के फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए राइट टू जॉब की कि वुमेन्स को राइट टू जॉब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो आपने सर्वे कराना थ्रू आउट द पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, कश्मीर, इन सब सूबों के अंदर आपकी सर्विस होने चाहिए, आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होने चाहिए, आपके पास फीडबैक्स होने चाहिए, मतलब कि डाटा आना चाहिए। उस डाटा के ऊपर आपने देखना है कि जो डिमांड आई है वो वाकई रैशनल डिमांड है कि नहीं है, कितनी % हमारी फीमेल पॉपुलेशन ये चाहती है कि उनको राइट टू जॉब दिया जाए। तो उसके बाद फिर आपने उन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स की बेस के ऊपर अपना बिहेव शो करना है और डिमांड्स की तरफ जाना है। तो यहाँ पे बात है कि यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कल्चर की कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम का ऐसा बिहेव होना चाहिए जिससे आपके मुल्क का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अपग्रेड हो, वो स्टैग्नेंसी की तरफ या वो आपके पैरालिसिस की तरफ ना जाए, बल्कि वो अपग्रेड हो, डेवलप हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों की इंक्लूसिवनेस हो ना कि एक्सक्लूसिवनेस हो। एंड द लास्ट इज द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कि जरूरी नहीं है आप पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जब रिसर्च करें तो आप पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ही रहें, आप वहां पर देखें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, आप वहां देखें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल नॉर्म्स, वैल्यूज, इन सब चीजों को आपने फोकस में रखे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करना कि हमारी सोसाइटी बेसिकली अगर एक डिमांड कर रही है तो उस डिमांड के पीछे उनकी रैशनल या लॉजिकल रीजंस क्या हैं, क्या ऐसा मामला पेश आया कि लोगों को ये डिमांड करने की जरूरत पड़ गई कि वुमेन अगर राइट्स मांग रही है तो क्यों मांग रही है, क्या हमने ऐसा गलती की अपने पास डिसीजंस के अंदर, अगर हमारा एक सूबा हमसे अलग होना चाहता है तो क्यों होना चाहता है, अगर हम जनाबे वाला LGBT हमसे राइट्स मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं। तो इन सब का कॉज, रूट कॉज जो है वो आपने सर्च करना है। और वो कब होगा? जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को जो है प्रमोट करे और वो बिहेव करे कि हाँ भाई आप देखें कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसे कैसे बेहतर हो सकता है। तो दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म। This is the brief history के what David Eastman wanted to do, and the concept is simple one-liner कि how a political system should behave under certain conditions and circumstances given the demands has been accumulated to the political system. तो this is all about behaviorism. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम फंक्शनलिज्म को करेंगे कवर, और आई होप यू हैव understood the topic very easily. This is Faraz Ahmed from NS Competitive Hub. Keep supporting, keep sharing. Allah Hafiz.